हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन फॉर मैकेनिकल वेव प्रोपोगेशन इन अ मीडियम इज गिवन बाय डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वेयर वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी अपॉन एम। टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और वायर। एम है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और वायर। अच्छा, आपने ये तो पढ़ा ही होगा। ये शायद हाँ 11th लेवल में, 11th लेवल पे आपने देखा होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव होता है v इक्वल टू टी अपॉन म्यू। टी है टेंशन इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। तो टी हो गया स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, म्यू है मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर इसी को हम स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये वेव इक्वेशन है। अब हमें इस वेव इक्वेशन को, देखो जो वेव इक्वेशन दिया है वो डिफरेंशियल फॉर्म में दिया है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। करेक्ट। और जो सॉल्यूशन आएगा वो एक वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ओके, तो देखो यहां पर मैंने म्यू की प्लेस पे स्मॉल एम लिया हुआ है, क्वेश्चन में यही दिया है। अब कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन देखो, u फंक्शन ऑफ 0 कॉमा टी इक्वल टू यू एल कॉमा टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब अच्छा u क्या है? u है पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। u है पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जीरो, जीरो हो गया x की वैल्यू, मतलब x जीरो पे और x इक्वल टू एल पे, ये एंड पॉइंट है ना, दो स्ट्रिंग का जो दो एंड पॉइंट है वहां पे u का वैल्यू क्या है? जीरो, मतलब उस पॉइंट पे पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आपने पढ़ा होगा नॉट एंटी नॉट के बारे में, मतलब ये समझो कि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों एंड पे क्या दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है, x इक्वल टू एल पे और x इक्वल टू जीरो पे। ओके, और इनिशियल कंडीशन क्या दिया है? देखो इनिशियल कंडीशन दिया, मतलब t इक्वल टू जीरो पे u x कॉमा जीरो फंक्शन ऑफ x ही होगा ये, और डेल u बाय डेल टी इक्वल्स टू जीरो दिया है एट t इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मतलब ये कि t इक्वल टू जीरो पे जो डेरिवेटिव है ये u का, वो है जीरो। क्लियर? u क्या है मैं एक बार फिर से बता दूं, u है पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और l, l क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। l क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व, बाउंड्री कंडीशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बाउंड्री कंडीशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो ये जो दिया है, क्या दिया है कंडीशन? ये दिया है u जीरो कॉमा टी एंड u एल टी जीरो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि ये आप ले लें x, मतलब इस ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन ऑफ वेव के लिए x, और ये डायरेक्शन है, जस्ट वेट, ये आप ले लो u। ओके, ये है u, मतलब y डायरेक्शन में ये हमें u दे रहा है, y एक्सिस। ठीक है, मतलब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब x इक्वल्स टू जीरो कहाँ होगा? ध्यान दो, x इक्वल्स टू जीरो कहाँ है? यहाँ x इक्वल्स टू जीरो है। अब स्ट्रिंग की लेंथ की अगर बात हम करें तो ये देखें आप, ये मैं यहां से यहां तक दिखा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ समझो इसे। तो x इक्वल टू एल कहाँ है? तो x इक्वल टू एल ये रहा। ओके, तो अब क्या होगा कि इस पॉइंट पे, मतलब x इक्वल्स टू जीरो पे
और x इक्वल टू एल पे u जीरो है, मतलब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। स्ट्रिंग को अगर खींच करके छोड़ दो, मतलब अगर स्ट्रिंग को खींचोगे तो ये कैसा होगा, अगर मैं स्ट्रिंग को खींचूं, अगर आप स्ट्रिंग को यूं खींचोगे तो ये कुछ इस तरह से ऊपर यूं इस तरह से खींचोगे, ठीक है, ऐसा कुछ शेप बनेगा, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा, मतलब कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो आप देखो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रिंग की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये जो डायरेक्शन है, जस्ट वेट, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, ठीक है, क्लियर हुआ कुछ। और यहां पे u क्या है, x इक्वल्स टू जीरो पे u क्या है, जीरो है। x इक्वल टू एल पे u क्या है, जीरो है। और यहाँ पे u क्या है, तो यहाँ पर u मैक्सिमम है ना, यहाँ पे क्या है, u मैक्सिमम है। मतलब आप ये समझिए कि u किसका फंक्शन है, तो u है फंक्शन ऑफ x। तो ये फंक्शन ऑफ x कैसे वेरी कर रहा है, तो फंक्शन ऑफ x, ये जो मैंने ट्रायंगल शेप में बनाया हुआ है, तो ये फंक्शन ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एफ एक्स चेंज कैसे कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, क्लियर। ये यहां मैं लिख दे रहा हूं, u क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, किसका डिस्प्लेसमेंट, तो मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो अभी तो मैं बस सिर्फ समझा रहा हूं आपको बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या था, बाउंड्री कंडीशन। आगे अब आते हैं सॉल्यूशन पे। इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्यूशन, सबसे पहले वेव इक्वेशन जो दिया है वो वेव इक्वेशन पहले लिख लूं, है ना। और हमें सॉल्व कैसे करना है, बाय द सेपरेशन मेथड, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, तो गिवन इक्वेशन है क्या, इक्वेशन दिया है डेल स्क्वायर यू, यू समझ में आ रहा है, यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू, वी है वेव वेलोसिटी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यही इक्वेशन है। इसे हम इक्वेशन वन मान लेते हैं जो गिवन है इक्वेशन, ठीक है। नौ क्या तरीका क्या है, तो पहले हम इसे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं कुछ इस तरह, लेट, मान लेते हैं द कंप्लीट let the complete solution complete solution of wave equation is, तो u is a function of x, t। अब यहां पर देखो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, x है और t है। u डिपेंडेंट वेरिएबल है, u x और t पे डिपेंड कर रहा है, तो कैसे लिखते हैं, t फंक्शन ऑफ t, x फंक्शन ऑफ x। तो ये मैंने लिख दिया इस फॉर्म में, लास्ट लेक्चर आप देखे ही हो कैसे किए थे। नेक्स्ट, अब ये क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी टी डबल डैश, डबल में टी डबल प्राइम्स, डैश को क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं, एक्स
और दूसरा क्या है, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, एक्स, टी मैंने पहले लिख दिया है तो कोई बात नहीं, टी पहले लिख लो, टी एक्स डबल प्राइम्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले टी के रिस्पेक्ट में कर दिया मैंने, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएट। तो अब ये जो डेरिवेटिव आया इसमें जस्ट वेट, हम्म अब ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, तो क्या होएगा, ये आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये आ जाएगा टी डबल प्राइम्स एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी एक्स डबल प्राइम्स। और आपको पता है कि ये जो हमने लिखा है इसमें जो भी टर्म्स है, सेम सेम टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे, मतलब सेम वेरिएबल वाले को एक तरफ, तो ये आ जाएगा टी डबल प्राइम्स अपॉन टी, इसके साथ v भी नीचे ले आओ, तो वी स्क्वायर टी इक्वल्स टू एक्स डबल प्राइम्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू के आ गया। हम इसे एक कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सिर्फ टी का फंक्शन है, और राइट हैंड साइड जो फंक्शन आ रहा है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन, सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये दोनों किसी एक कांस्टेंट के इक्वल भी होगा। समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ टाइम का फंक्शन है और राइट हैंड साइड सिर्फ एक्स का फंक्शन है। तो ये दोनों LHS और RHS, ये दोनों किसी एक कांस्टेंट के इक्वल भी होगा। तो वो कांस्टेंट हमने मान लिया के है, ठीक है। अब हम इसे सेपरेट करेंगे, यही मेथड तो है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करो। अब आ गया टी डबल प्राइम्स वी स्क्वायर टी इक्वल्स टू के, एंड दूसरा क्या आ गया, एक्स डबल प्राइम्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू के। सो अब इसे सॉल्व करो, दिस इंप्लाइज दैट टी डबल प्राइम्स इक्वल्स टू के वी स्क्वायर टी आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दूसरा क्या आएगा, इसे मान लो इक्वेशन 2 तक हो चुका है, ये थर्ड मान लेते हैं। और इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, तो इसका आएगा एक्स डबल प्राइम्स एंड सेकंड जो आएगा ये एक्स डबल प्राइम्स इक्वल्स टू के एक्स, है ना। एक काम करते हैं, इसे एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे ना, इसे थर्ड इक्वेशन मत मानो, इसे हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, टी डबल डैश माइनस के वी स्क्वायर टी इक्वेशन 3। दूसरा हो जाएगा एक्स डबल प्राइम्स इक्वल टू के एक्स। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, मतलब इक्वेशन बनाओ कुछ इस तरह, ये हो जाएगा एक्स डबल प्राइम्स माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। नाउ हियर देयर आर 3 केसेस, यहां पर 3 केस अराइज होंगे, ठीक है। किसके लिए, के की वैल्यू के लिए। के का वैल्यू देखो, के का वैल्यू क्या, जो हमने कांस्टेंट के लिया है, ये कांस्टेंट के क्या हो सकता है, कांस्टेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है और कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब के के बारे में हम डिसाइड करेंगे।
के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, एक बार जीरो ले लो, एक बार जीरो से कम लो, एक बार जीरो से ज्यादा लो। तो देखो अब हमें चेक करना है। देयर आर थ्री केसेस, यहाँ पे ये लिख लो, देयर आर three cases arise there are three cases arise just wait, जरा वेट करना एक मिनट, मैं देख लूं रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। हो रहा है। there are three cases arise for the value of k, for the value of k। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं पहले। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लेते हैं। अगर k की वैल्यू जीरो होगा तो, अगर कांस्टेंट k अगर जीरो होता है तो क्या होगा, देन वी हैव, अब k की वैल्यू जीरो पुट करेंगे हम लोग दोनों इक्वेशन में, 3 और 4 में, है ना। तो x डबल प्राइम्स जो है वो क्या आ जाएगा, और t डबल प्राइम्स क्या है, t डबल प्राइम्स तो जीरो आ गया, k जीरो हो गया तो, ठीक है। यहाँ पे चेक करें तो फ्रॉम इक्वेशंस 1, 3 एंड 4, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशंस 3, पहले थर्ड देखो। आप इक्वेशन थर्ड देख रहे हैं, क्या होगा, t डबल प्राइम्स, अब k तो जीरो है, k जीरो यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो k जीरो पुट करो, ये बन जाएगा t डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। अब ये सेकेंड डेरिवेटिव ना, दो, अगर इसे मैं इंटीग्रेट करूं दो बार, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन मैंने समझा दिया है क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका टी डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो बाय इंटीग्रेटिंग, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करोगे, सक्सेसिवली इंटीग्रेट करते जाना है ना, सीक्वेंस में, बाय इंटीग्रेटिंग टी, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, टी प्राइम, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 ले लिया हमने, फिर अगेन इंटीग्रेट करो, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से इंटीग्रेट करो, बात समझ में आई है, अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन बाय इंटीग्रेटिंग, वी गेट t इक्वल्स टू, अब ये फंक्शन किसका है, टाइम का t वेरिएबल है, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे फिर से तो c1t आ जाएगा, है ना, अब प्लस, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लो c2, तो c1 और c2 क्या है, यहाँ पे c1 और c2 है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ गया, ये जो हमने लाया ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड का, इंटीग्रेट करने के बाद ये सॉल्यूशन। अब हम चेक करेंगे किसका, इक्वेशन 4 का। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 देखें, यहां मैंने इक्वेशंस लिख दिया है।
हाँ, इक्वेशन फोर क्या था? अब वहां पे इक्वेशन फोर में भी के की वैल्यू जीरो पुट करें आप। इक्वेशन फोर में के की वैल्यू जीरो पुट करें, अभी मैं इक्वेशन फोर दिखाता हूँ आपको। इक्वेशन फोर ये, अगर यहाँ भी के की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो क्या हो जाए, क्या बच जाएगा? एक्स डबल प्राइम्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा एक्स डबल प्राइम्स इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इंप्लाई दैट, अब हम इसे फिर इंटीग्रेट करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग by integrating we get, तो एक बार फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करोगे तो आएगा एक्स प्राइम इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ले लो C1 C2 ले चुके हैं, C3 ले लो, ठीक है? फिर अगेन अगेन इंटीग्रेट करो, अगेन बाय इंटीग्रेटिंग, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू, वेरिएबल एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेट, तो C3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लो C4, तो ये भी इंटीग्रेट हो चुका, ठीक है? तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर फोर का। क्लियर? तो ये हमें मिल गया, दिस इंप्लाई दैट दिस, ये तो इक्वेशन था, हमें ये मिला और ये मिला फाइनली। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? अब हम लिखेंगे इक्वेशन वन, देखो इक्वेशन वन में ये सारा वैल्यू टी और एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी इक्वेशन टू में, ठीक है? इक्वेशन टू क्या है? कंप्लीट सॉल्व, इक्वेशन टू है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। तो आप इक्वेशन टू में टी और एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। ओके, तो नो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन इज, इक्वेशन वन का कंप्लीट सॉल्यूशन जो इक्वेशन टू है उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिला? u फंक्शन ऑफ x एंड t इक्वल्स टू, क्या है? x और t, मैंने क्या लिखा है पहले t या पहले x, कुछ भी लिखो पहले, कोई बात नहीं है। t, देखो इक्वेशन टू, t और x का वैल्यू जो भी सॉल्व करके लाए हैं यहाँ पुट कर देंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे C1 C1t प्लस C2 इंटू C3x प्लस C4, ये थ्री थ्री जैसा लग नहीं रहा है, तो क्लियर हो गया, ये आया सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो ये आया जब हम एक कंडीशन यूज किए, कंडीशन क्या अप्लाई किए थे? कंडीशन हमने अप्लाई किया कांस्टेंट के नेगेटिव, है ना, लेस देन जीरो, के जब नेगेटिव होगा, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर फाइव। अब इस इक्वेशन में जरा चेक करो, इक्वेशन में चेक करो कि अगर, देखो अगर हम कहें कि टी, टी जो है, अगर टी इंक्रीज करेगा, जरा ध्यान दो, अगर टी इंक्रीज करेगा, एक्स इंक्रीज करेगा, तो टी और एक्स के इंक्रीज करने के साथ साथ यू क्या करेगा? तो यू भी इंक्रीज करेगा,
क्लियर है? u भी इंक्रीज करेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात कि ये जो सॉल्यूशन हमें मिला, इक्वेशन 5, ये इक्वेशन किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है इक्वेशन 5 जो हमें मिला, ये कैसा फंक्शन है? ये है अलजेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया, फर्स्ट कंडीशन लगा करके यहां लिख देता हूं मैं, ये है अलजेब्रिक फंक्शन। ओके। अब केस टू, मैंने क्या कहा था? जो कांस्टेंट के है ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जीरो कंडीशन लेकर के हम कर लिए, एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब हम केस सेकंड में आते हैं। अब हम के की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। केस टू, व्हेन के इज पॉजिटिव, तो एक काम करते हैं, के की वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। के इक्वल टू मान लो ये है पी स्क्वायर। अब पी कुछ भी होगा, पी कुछ भी हो, एनी नंबर, तो पी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, वेयर पी इज एनी नंबर। हर एक स्टेप समझना, क्योंकि एक तो देखो, एक वेव इक्वेशन सॉल्व करना होता है हमें, और दूसरा हीट इक्वेशन सॉल्व करना होता है। ये आ गया सॉल्व करना आपको, बस चैप्टर ये वाला टॉपिक कंप्लीट। वेयर पी इज एनी नंबर, तो के हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि के को मैंने पी स्क्वायर ले लिया है। सो तो अब हम इस वैल्यू को, मतलब के की वैल्यू को इक्वेशन 3 और 4 में फिर से पुट करेंगे, टी और एक्स निकालेंगे उसी तरह इंटीग्रेट करके, और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएंगे। बस सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो वी हैव अगेन फ्रॉम इक्वेशन, पहले 3 लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 में क्या दिया है? टी डबल डैश माइनस पी स्क्वायर। अब देखो मैंने के की वैल्यू पी स्क्वायर पुट कर दिया, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्वेशन 3 देखो क्या है, इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 ये है, ये देख रहे हैं? अच्छा, यहां मैंने इक्वल टू जीरो नहीं लिखा है, सॉरी। देखो क्या हो जाएगा, टी डबल प्राइम्स माइनस के वी स्क्वायर टी, यही है ना। अब के की वैल्यू यहाँ पी स्क्वायर पुट कर दे, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ध्यान दीजिए, टी डबल डैश पी स्क्वायर वी स्क्वायर टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिख रहे हैं कुछ इस तरह से डी स्क्वायर, समझना, दिस इंप्लाई दैट, मैं जो भी लिखूंगा उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। बस अभी देखो, मैंने लिखा डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू जीरो। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है? यहां पर इक्वेशंस 3 और 4 दोनों एक ही साथ ही लिख लो, 3 और 4। दूसरा इक्वेशन था एक्स वेरिएबल का,
इक्वेशन नंबर 4, एक्स डबल प्राइम्स माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां भी हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, एक्स पहले लिख देते हैं, एक्स डबल प्राइम्स माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा डी स्क्वायर, यहां मैं लिख रहा हूं डी डी डैश, ठीक है, डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये आ गया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, यहां पर जो मैंने कैपिटल डी यूज किया है, इसके बारे में शायद आपको आइडिया होगा। डी मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स को, ठीक है, डी लिखा है, नहीं फर्स्ट क्या है, टी का फंक्शन, हाँ, तो डी बाई डी टी को, एंड डी डैश लिखा है डी अपॉन डी एक्स के लिए। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन 6 का अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले इक्वेशन 6 का, ठीक है, तो पहले इसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सिलियरी इक्वेशन, ऑक्सिलियरी इक्वेशन, इसका आइडिया आपको पहले से होगा। ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, फिर दोनों को एक साथ लिख करके सॉल्यूशन लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने ग्रेजुएशन लेवल पे ही पढ़ा होगा। ऑक्सिलियरी इक्वेशन, ठीक है, अब ऑक्सिलियरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं इक्वेशन 6 के लिए, फ्रॉम 6, देखिए, तो डी स्क्वायर है, इसे हम लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बस कुछ नहीं, इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा m इक्वल्स टू पी वी, स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस पी वी। ओके, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सी एफ, सी एफ निकालो, यही निकालते हैं सी एफ। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा टी इक्वल्स टू, अब जो आया हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, पीवी, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका बनेगा एक्सपोनेंशियल, मतलब C1 ई रेस टू पावर क्या था, पी है ना, पी वी, और वेरिएबल क्या है टी, पी वी टी। तो एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो और दूसरा नेगेटिव ले लो, C2 ई रेस टू पावर माइनस पी वी टी। करेक्ट, तो ये तो हमने निकाल लिया 6 का, 6 का बना लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब सीएफ हमें बनाना है किसका, इक्वेशन 7 का। चलो अब इक्वेशन 7 में आते हैं। नो अगेन ऑक्सिलियरी इक्वेशन ऑक्सिलियरी इक्वेशन फॉर 7, तो ये बनेगा, जरा देख लो, इक्वेशन 7 है डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स। डी डैश को आप ये मत समझना कि डेरिवेटिव है, ठीक है, एक्स के लिए मैंने डी डैश लिखा और टी वाले फंक्शन के लिए मैंने डी लिखा है। तो डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी डैश स्क्वायर था, तो ये लिखेंगे एम स्क्वायर, और क्या था माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर ही लेंगे, माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, फिर दिस इंप्लाई दैट एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो एम स्क्वायर पी स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा पी। तो अब
इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। CF होगा एक्सपोनेंशियल, पता ही है आपका इसका CF क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, तो CF होगा इसका x इक्वल्स टू C3 ले लो, e रेस टू पावर, पहले पॉजिटिव पी एक्स, वेरिएबल x है हमारा, फिर प्लस C4, फिर e रेस टू पावर माइनस p, ये नेगेटिव लेंगे अब, x, ये हो गया कंप्लीट। तो अब हम t और x हमारे पास है अब, तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन का कुछ नंबर नहीं, फाइनल लिखते हैं, उसके उसके बाद लिखते हैं। चलो अब लिखते हैं, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ किसका, इक्वेशन 1 जो जो चल रहा है हमारा, हेंस कंप्लीट, जो इक्वेशन दिया हुआ था उसका उसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, वेव इक्वेशन है ना, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, तो u फंक्शन ऑफ x एंड t इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, तो t वाला क्या आया था, C1 e रेस टू पावर pvt प्लस C2 e रेस टू पावर माइनस pvt। ठीक है, तो C1 e रेस टू पावर pvt प्लस पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है ना, C2 e रेस टू पावर माइनस pvt, तो ये तो आ गया t वाला फंक्शन। दूसरा कौन सा वेरिएबल है, x वाला, तो x का क्या लाए थे हम लोग, C3, ये ऊपर है दिख रहा है, C3 e रेस टू पावर px प्लस C4 e रेस टू पावर माइनस px। क्लियर, तो ये आया कंप्लीट सॉल्यूशन कब, जब कंडीशन क्या लिया था हमने, जब कंडीशन क्या था हमारा k के लिए, जब कांस्टेंट केज हमारा कितना था, क्या था, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव था। ओके, अब बच गया नेगेटिव वाला, तो अब नेगेटिव वाला काम करते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ये ले लो आप इक्वेशन नंबर, कितना होगा इक्वेशन नंबर, कितना था लास्ट, ये 8 होगा, है ना, इक्वेशन 8 आ गया हमारा। अब चलते हैं केस थर्ड में, आइए केस थर्ड, थर्ड केस अब क्या रह गया कि अब कांस्टेंट हमें क्या लेना है एक बार, नेगेटिव। थर्ड केस में आते हैं, व्हेन k इज नेगेटिव, व्हेन k इज नेगेटिव, मतलब k की वैल्यू लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। ओके, ठीक है, तो अब फिर सॉल्व करेंगे उसी तरह से। तो अब इस बार हम ले रहे हैं k, अब क्या लेट करें वैल्यू, माइनस पी स्क्वायर ले लेते हैं। अब माइनस पी स्क्वायर लिया और एनी वैल्यू ऑफ पी, कुछ भी लो पी का वैल्यू, है ना, तो पी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा और माइनस साइन इसके साथ लगा दिया, तो ये नेगेटिव ही होगा हमेशा के की वैल्यू। तो वेयर, ये लिख लो ब्रैकेट में, वेयर पी इज एनी नंबर, वेयर पी इज एनी नंबर। तो अब फिर इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देन अगेन फ्रॉम इक्वेशंस
अब सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब इक्वेशन 3 में क्या था? इक्वेशन 3 में था टी डबल डैश के सी एस सॉरी के वी स्क्वायर टी, तो प्लस, अब वहां पर माइनस था, जस्ट वेट, हाँ, इक्वेशन नंबर थर्ड कहाँ गया? हाँ, ये देखो क्या है इक्वेशन। इक्वेशन है टी डबल डैश माइनस के वी स्क्वायर टी, और के मैंने ले लिया है माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। चलो आते हैं वापस, तो हो जाएगा टी डबल डैश प्लस पी स्क्वायर पी स्क्वायर वी स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये क्या आएगा? ये आएगा डी स्क्वायर, क्योंकि टी डबल प्राइम्स है तो इसको लिखेंगे डी स्क्वायर, टी डबल प्राइम्स है ना, तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी स्क्वायर, ओके, टी। ये समझ रहे हो ना? डी मैंने समझाया था, लिखाया था, डी क्या था? डी है, जस्ट वेट, डी है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, करेक्ट है? ये कैपिटल टी यहां लिख लो, समझा? तो ये क्या बनेगा? देखो ये बन जाएगा डी स्क्वायर टी। क्लियर? समझो इसे मैंने कैसे लिखा है, क्या लिखा है। अच्छा, आप ये भी पूछोगे कि यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्यों यूज किया, वहां तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो आप समझ लें कि क्या यहाँ कहीं x है? इस इक्वेशन में कहीं भी x है क्या? नहीं है ना। ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, तो यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही यूज करेंगे। जब मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन होता है किसी इक्वेशंस में, तब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। यहाँ तो सारा का सारा टी ही है, एक ही वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यूज किए हैं। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ डी। अब अब बताओ कि ये जो टी डबल डैश है, मतलब टी डबल प्राइम्स, मैं डैश बोल दे रहा हूँ बार बार, डबल प्राइम्स पी स्क्वायर वी स्क्वायर टी, तो क्या यही है ना? तो क्या हम इसे क्या लिखेंगे? अब इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि डबल प्राइम्स है तो डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो अगर ये सेकंड डेरिवेटिव है तो क्या होगा? डी टू टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी स्क्वायर। मैंने पीछे भी यूज किया है, लेकिन वहां पर ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए अच्छे से इसको, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। तो मैंने ये लिखा था कि जो डी है, डी क्या है? डी मैंने क्या ले रखा है? डी का मतलब है, डी मैंने लिया है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो डी टू टी अपॉन डी टी स्क्वायर जो है, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा डी स्क्वायर टी प्लस पी स्क्वायर वी स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। एक समझ लो, दूसरा मैं लिखूंगा नहीं, दूसरा समझाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू 0। ये मैंने लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट। तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो गया होगा। ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 9 ले लो, 8 तक तो हो ही चुका है। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये शेप ले रहा है कोई। ये हो गया हमारा इक्वल्स टू 0। जस्ट वेट, इसे मैं हटा दूं। इक्वेशन कितना होगा? लास्ट इक्वेशन कितना लाए? 8। ये आ गया इक्वेशन नंबर 9।
ठीक है। और ये तो थर्ड इक्वेशन था। अब इक्वेशन 4 की बात करें। इक्वेशन 4 क्या था? एक्स डबल प्राइम्स, और वहां भी था माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने के को माइनस पी स्क्वायर लिया है। एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 0। फिर उसी तरह ये आएगा, इसका मैंने डी डैश लिया था ना, तो डी डैश स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये आ गया इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन 9 और 10, ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, फिर सीएफ लिखेंगे। तो अब बात करते हैं ऑक्सिलरी के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 9, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 9, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 9 ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू 0 है, तो हम इसे लिखेंगे डी स्क्वायर है तो क्या लिखोगे? एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे उसी तरह। m इक्वल्स टू क्या आएगा? तो ये आ जाएगा हमारा m इक्वल्स टू प्लस, तरीके ये आ जाएगा m इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर है ना, तो माइनस पी स्क्वायर। अच्छा, मैं इसे पहले सॉल्व करूँ। ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करना है तो फिर तो यहाँ पर ये इमेजिनरी फंक्शन बनेगा, मतलब आयोटा यूज करें। इक्वल टू -1 को क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर पी स्क्वायर वी स्क्वायर ना। तो फाइनली ये आ गया, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो m इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा पी स्क्वायर वी स्क्वायर। ओके, तो यहां से t आ गया हमारा। अब देखो, आपको पता है ना, इमेजिनरी फंक्शन में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं वो बनता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बन जाएगा C1 कॉस ऑफ, मैं साइड में फॉर्मूला भी लिख दूंगा, कॉस ऑफ पी वी टी प्लस C2 साइन ऑफ साइन पी वी टी। ठीक है, तो ये बनेगा ये। इधर मैं साइड में लिख दे रहा हूं। देखो, अगर m इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, ठीक है, तो इसका जस्ट वेट, मैंने ये तो सी एफ लिखा है ना, ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये इसका सी एफ होता है ए प्लस आई बी, माना आयोटा बी। इसका होता है सी एफ, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ई रेस टू पावर ए टी इंटू C1 कॉस बी टी, C1 कॉस बी टी प्लस C2 साइन बी टी। वो मैंने डायरेक्ट लिखा था। अब यहां से जरा समझो, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब जरा इसका यूज कैसे किया वो जरा समझ लो आप।
देखो यहाँ क्या है कि ये ई रेस टू पावर ए टी प्लस सी वन ब्रैकेट सी वन कॉस बी टी प्लस सी टू साइन बी टी, ये लिखा। तो आप बोलोगे कि सर ये टी कहाँ गया, ई रेस टू पावर ए टी, ठीक है, ये है ना, तो वो तो है ही नहीं ना, जो रियल पार्ट है वो तो है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर सिर्फ। करेक्ट, मतलब हम अगर यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर कह सकते हैं ना कि ई रेस टू पावर जीरो कुछ है ही नहीं, ई रेस टू पावर कुछ है ही नहीं, मतलब टी वाला फंक्शन तो है ही नहीं ना, तो वो तो जीरो हो गया, ए जीरो है, ए जीरो, अगर ई रेस टू पावर मैं जीरो पुट कर दूं तो ये वैल्यू क्या होगा, वन होगा, वन होगा तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया तो सिर्फ बचा कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बचा ब्रैकेट वाला, जो कि यहाँ ये पूरा का पूरा सी एफ बन गया। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब मैं ये मिटा दे रहा हूँ, जो समझाने के लिए जो भी लिखा वो मिटा दिया, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आ गए टी, टी निकल गया हमारा। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 10 की, 10 नंबर इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पहले ऑक्सिलरी लिखो, इक्वेशन 10 का ऑक्सिलरी क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर सी एफ लिख पाएंगे हम लोग। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन समझते हो, मतलब उस इक्वेशन का इक्विवेलेंट, सहायक, सहायक बोलते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर नंबर 10, क्लियर। अब इसमें क्या क्या है देख लो, ये है डी डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो डायरेक्ट डी डैश स्क्वायर क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर, करेक्ट, प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एम स्क्वायर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, फिर वैसा ही स्क्वायर रूट लोगे तो इमेजिनरी क्वांटिटी बन रहा है, यहाँ पे इमेजिनरी क्वांटिटी बन रहा है, मतलब इसे हमें आयोटा लिखना पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ गया एम स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, तो स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड्स, तो फिर एम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा पी स्क्वायर, सॉरी मैंने पी स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर रूट लिया है तो पी आ गया, तो ये आ गया प्लस माइनस आयोटा पी। फिर इसका अब हम लिख पाएंगे सी एफ क्या होगा इसका, तो सी एफ इसका भी बनेगा वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू सी थ्री ले लेते हैं, सी थ्री कॉस, कॉस पी एक्स प्लस साइन सी फोर, सी फोर साइन पी एक्स, तो ये आ गया। तो अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिख पाएंगे। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, hence complete solution of the given equation 1 is, तो u function of x and t इक्वल्स टू, अब ये क्या आएगा, तो t कितना आया था, c1, c1 देखो ये c1 cos pvt प्लस c2 sin pvt, और
दूसरा वाला अभी लिखते हैं। पहले C1 cos PVT प्लस C2 cos PVT इंटू C3, ऊपर ही है, C3 cos क्या था, PX, CF लिख रहे हैं हम लोग दूसरे वाले का, PX प्लस C4 sin PX। तो ये आ गया इक्वेशन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो वेव इक्वेशन हमें सॉल्व करना था। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर। अभी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, याद रखिएगा, सॉल्यूशन तो अभी चल रहा है हमारा। तो ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आ गया इक्वेशन नंबर, कितना आएगा भाई, 11 आ गया, इक्वेशन नंबर 11। तो देखो सॉल्यूशन जो आया था सेकंड केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है, तो वो क्या बना था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना था। ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लिख देते हैं। ये हमारा बना था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आया था। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखो, अगर मैं कहूं कि टी इंक्रीज करेगा, सपोज अगर टी इंक्रीज करेगा, टी अगर इंक्रीज करेगा, ध्यान देना, और यू भी इंक्रीज करेगा मान लो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, टी अगर इंक्रीज करेगा और अगर एक्स भी इंक्रीज करेगा, एक्स भी इंक्रीज करेगा, तो यहाँ तो पावर देखो, ई रेज टू पावर पीवीटी है और ई रेज टू पावर माइनस पीवीटी है। यहाँ देखो ई रेज टू पावर पीएक्स है और ई रेज टू पावर माइनस पीएक्स है। तो u के बारे में क्या हम कह सकते हैं, u कुछ भी हो सकता है ना। कुछ रेट से ये इंक्रीज करेगा और कुछ रेट से ये डिक्रीज करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। ओके, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ रेट से इंक्रीज करेगा, कुछ रेट से ये डिक्रीज करेगा। तो मतलब एग्जैक्टली आप अगर आप ऐसे सोचो, मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इट मे बी पॉसिबल टू डिक्रीज, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि डिक्रीज हो रहा है होता है, या फिर ये ऐसा भी पॉसिबल है कि इंक्रीज हो रहा है, या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कांस्टेंट हो, कांस्टेंट ही बना रहे। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि डिक्रीज होता रहे, मे बी पॉसिबल कि इंक्रीज होता रहे, एंड मे बी पॉसिबल कि कांस्टेंट बना रहे। समझ आया। और अगर मैं आ जाऊं थर्ड केस में, जो सॉल्यूशन मिला हमें, इक्वेशन नंबर 11 देखो, ये कॉस का फंक्शन है और साइन का फंक्शन। यहाँ पर मैंने एक चीज गलत लिख दिया है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने लिखा है ना, यहाँ पर दोनों को कॉस लिख दिया है। ये मैं जरा जरा सही कर दे रहा हूँ इसे, ये साइन है, ठीक है, साइन पीवीटी। तो ये साइन का फंक्शन है और कॉस का फंक्शन, ये है ना ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में।
तो एक बार डिक्रीज करेगा, फिर दूसरा बार इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। आपको पता ही है साइन और कॉस का कर्व कैसा होता है। ठीक है। मतलब अगर एक स्प्रिंग की मैं बात करूं या एक स्ट्रिंग की बात करूं, उसे खींच कर छोड़ देते हैं अगर, अगर उसे खींच करके छोड़ दोगे तो किस तरह से बनेगा? तो उसका जो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है। तो ये जो है वाइब्रेशन हमें कहाँ मिल रहा है? थर्ड केस में मिल रहा है, मतलब थर्ड तीसरा सॉल्यूशन में मिल रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब इस तरह से देखो, मैं जरा ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। अ, तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर इस स्ट्रिंग को हम खींच करके छोड़ दें तो ये किस तरह से आपको दिखेगा? मतलब कैसा ये वाइब्रेट होता है, वो कैसे वाइब्रेट करेगा? ये कुछ इस तरह से वाइब्रेट करेगा, कुछ इस तरह से वाइब्रेट करेगा। ठीक है। मतलब ये कि और अगर इसे लगातार हम जर्क देते रहें तो ये पूरा इस तरह से बनेगा। ये वाइब्रेशंस दिखेगा। ठीक है। क्लियर? डायग्राम बहुत बढ़िया नहीं बन पाया, मतलब आप समझ लो। ठीक है। तो सिर्फ थर्ड केस ही एक ऐसा है सॉल्यूशन जिसमें कि ये वेव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब पीरियोडिक फंक्शन दिख रहा है हमें यहाँ पर, फिजिकल नेचर ऑफ वेव दिख रहा है हमें। तो ये जो तीन केस हम पढ़े, केस फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस तीनों केस में बाउंड्री कंडीशन हम कहाँ अप्लाई करेंगे? सिर्फ केस थर्ड में। हाँ, एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो जाता, क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश्ड हो जाता यहाँ पे। ऐसा तब होता अगर हमें बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया रहता। ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं यहाँ पे कि जो थर्ड केस में हमें सॉल्यूशन मिला, यही है सॉल्यूशन वेव इक्वेशन का, क्योंकि बाकी जो केस सेकंड और केस फर्स्ट मिला उसमें वाइब्रेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है। उसमें हमें वेव नेचर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो दोनों सॉल्यूशन। इसलिए हम कहेंगे कि जो थर्ड केस में सॉल्यूशन मिला इक्वेशन 11, ये वेव नेचर को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, वेव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा? जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था उसका सॉल्यूशन होगा इक्वेशन नंबर 11। यही आंसर है। और यहाँ पर हम अपना आंसर खत्म कर देते, फिनिश्ड कर देते। लेकिन ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। तो हम तो पता लगा लिए कि वेव इक्वेशन को कौन सा सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, पता चल गया। अब जो सॉल्यूशन एक्चुअली में फिजिकल नेचर ऑफ वेव को सेटिस्फाई कर रहा है, उस इक्वेशन में हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, लगाएंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन। अगर बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया रहता तो क्वेश्चन खत्म था। हम आंसर लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 जो केस थर्ड में मिला वही है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, लगाना है। अच्छा, मैंने जो कई बातें मैं बोलता हूं तो लिखता नहीं हूं, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ बोला और लिखा नहीं, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। आप मेरी आवाज सुन करके पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे ये लिख दें कि ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो तो मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नाउ वी कैन अप्लाई बाउंड्री कंडीशन फॉर इक्वेशन फॉर केस थर्ड। लेकिन उससे पहले मैं ये लिख दूं कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन
of case third na, solution of case third case third solution of case 3 is matched, सही है, सेंटेंस वर्ड्स आप खुद बना लो, विथ फिजिकल नेचर ऑफ वेव, विथ फिजिकल नेचर of wave and trigonometric or periodic function trigonometric and periodic function is present only in equation 11. In equation 11, so solution so solution solution in case 3, just wait, solution of case 3 is only solution which become the complete solution the complete solution complete condition, sorry, complete condition of इक्वेशन फर्स्ट जो कि हमें सॉल्व करना था। ओके, बस यहां पे हमारा आंसर खत्म हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन फिनिश नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हमें यहां पर बाउंड्री कंडीशन लगाना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। नो, नाउ वी कैन अप्लाई
we can apply boundary condition boundary condition for solution फॉर केस 3 लिखता हूं डायरेक्ट फॉर केस 3 ओके ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन क्या था देखो, बाउंड्री कंडीशन ध्यान दो, तो बाउंड्री कंडीशन था, एक मिनट बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। एक्स जीरो था पहले ना, ये रहा बाउंड्री कंडीशन। देखो बाउंड्री कंडीशन यू जीरो टी मतलब और यू एल टी मतलब दोनों एंड पे, दोनों बाउंड्री पे एक्स यू की वैल्यू क्या है, जीरो है। मतलब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करना है हमें और एक्स की वैल्यू एल पुट करना है एक बार, ठीक है। तो देखो पुट और दोनों दोनों कंडीशन में क्या है, यू जीरो है। पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो इनटू इक्वेशन नंबर 11 इनटू इक्वेशन 11। तो क्या होएगा, u फंक्शन ऑफ जीरो कॉमा टी इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका C1। अब ये C3 क्यों लिखा मैंने, वैल्यू पुट करो, इक्वेशन 11 आपके सामने है, देखो इक्वेशन 1 आपके सामने है। यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट करो तो cos जीरो हो जाएगा, cos जीरो 1। फिर x की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो cos जीरो हो जाएगा ना, cos जीरो 1 हो गया। यहाँ x जीरो पुट करोगे तो sin जीरो जीरो होता है, तो बचा क्या, खाली C3 बचा, ठीक है। बाकी वो एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया C3। C1 cos मेरा टाइम वाला जो फंक्शन है, C1 cos टाइम वेरिएबल वाला जो पार्ट है, C1 cos P VT प्लस C2 sin P VT, ठीक है। ये इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो। अब आप ये बताओ कि क्या, यहां पे ध्यान देना आप, दिस इंप्लाइज दैट, अब आप ये बताओ कि ये तो जीरो नहीं हो सकता, ब्रैकेट के अंदर वाला जो फंक्शन है क्या ये जीरो हो सकता, बिल्कुल नहीं, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है। अगर ये जीरो हो गया फिर तो वेव नेचर ही सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो किसे होना पड़ेगा मजबूरी में, C3 को, मतलब C3 निकल गया, C3 का क्या वैल्यू होगा, जीरो। ये कांस्टेंट आपको पता चल गया, तो यहां से हमें C3 मिल गया और C3 क्या आ गया, जीरो आ गया। C3 जीरो होगा तभी ये जीरो होगा, ठीक है। मतलब ये इक्वल टू जीरो है, तो जीरो होने के लिए या तो C3 को जीरो होना पड़ेगा या फिर ब्रैकेट के अंदर जो पूरा इक्वेशन है फंक्शन है उसे जीरो होना पड़ेगा। तो ट्रिमेट्रिक फंक्शन वो जीरो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये वेव नेचर है, वेव नेचर सेटिस्फाई नहीं होगा फिर तो, ठीक है। तो मतलब C3 जीरो हो गया, तो हेंस
complete solution hence complete solution of 1 is, तो अब C3 जीरो पुट कर देंगे तो हो जाएगा u फंक्शन ऑफ x कॉमा टी इक्वल्स टू C4, हाँ C3 जीरो हो गया तो क्या बच जाएगा सेकंड पार्ट में देखना, इस पार्ट में C3 जीरो हो गया तो बच गया C4 साइन पी एक्स, ओके, और फर्स्ट टर्म एज इट इज दिया गया C4 साइन पी एक्स C1 कॉस पीवीटी प्लस C2 साइन पीवीटी। तो यह आ गया इक्वेशन नंबर 11 का ये वाला पार्ट, ये सॉल्यूशन या ये फॉर्म, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कब होगा, जब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे x इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया, इसे आप क्या कहोगे, ये 11 का ही दूसरा पार्ट है ना, तो ये हो गया 11a मान लो। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नौ, अब बाउंड्री कंडीशन लगाओ दूसरा दूसरा x इक्वल टू एल पे चलें। अब नौ पुट x इक्वल्स टू एल दूसरे एंड पे, वहां भी u जीरो ही था ना। अब ये x इक्वल टू एल पुट कर रहे हैं इन 11a, इक्वेशन 11a में अब हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू एल यहीं पे। तो क्या होगा, u फंक्शन ऑफ l कॉमा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C4, देखो जहां जहां x है वहां वहां l लिख दो, क्या हो जाएगा C1 cos PVT प्लस C2 साइन PVT इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पे जीरो होने के लिए किसे जीरो होना पड़ेगा, मतलब किसकी बलि चढ़ेगी इस बार, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, हो भी सकता है लेकिन यहां पर पहले ही आप जरा चेक करो कि C3 तो है नहीं यहाँ पे। अगर हम C4 साइन PL की बात करें, C1 cos PVT प्लस C2 साइन PVT, तो ब्रैकेट के अंदर जो है नहीं हो सकता, मैंने गलत बोल दिया, नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है वो अगर जीरो हो गया तो फिर वेव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, इसलिए C4 की बलि चलेगी, ठीक है। मतलब C4, एक और बात मैंने यहाँ पे, वेट वेट वेट, हाँ ध्यान दीजिए, इस पार्ट में आ जाओ जो हम 11a निकाले, 11a में आ जाओ। जब हम ये सॉल्व कर रहे थे तो C3 जीरो हुआ था, C4 साइन PX जीरो नहीं हुआ था, मतलब C4 जीरो नहीं हो सकता। जस्ट वेट, देखना यहां पर देखो क्या छुपा हुआ है, C4 जीरो नहीं हो सकता, ध्यान दो फिर से,
C4 जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जब हम बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट लगाए थे तो ये वाला पार्ट जीरो नहीं था। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट जीरो नहीं था मतलब C4 भी जीरो नहीं है। क्लियर? तो C4 जीरो नहीं हो सकता, ब्रैकेट के अंदर वाला जीरो नहीं हो सकता, फिर जीरो होगा कौन? तो जीरो होगा साइन PL। करेक्ट? तो देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, साइन PL जो होगा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए क्योंकि C4 तो जीरो हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया यहां तक? तो अब ये बताओ कि PL का जनरल वैल्यू क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो PL इक्वल टू आ गया एन पाई। सो P निकल गया, P आ गया एन पाई अपॉन एल। क्लियर? तो P आ गया एन पाई बाय एल, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हेंस कंप्लीट, अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं फिर। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब दूसरा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से, लगाने से, दूसरा बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई किए तो हमें P का वैल्यू मिला। तो अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस कंप्लीट solution of wave equation is, तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो u फंक्शन ऑफ x कॉमा टी इक्वल्स टू C4 साइन, अब p का वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो क्या था, C4 साइन px, इक्वेशन 11a में p की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान दो। तो p की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? n पाई अपॉन एल। n पाई और x था, px था ना, तो n पाई x बाय एल हो जाएगा ये। और ब्रैकेट के अंदर क्या था? C1 cos, कॉस पीवीटी था, यस, कॉस, और पी की वैल्यू एन पाई, ये वीटी पहले से था, अपॉन एल आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, प्लस C2 साइन एन पाई वीटी अपॉन एल आ जाएगा। क्लियर? तो फाइनल जो सॉल्यूशन आया हमारा, इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो C4 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो हो जाएगा C4 C1 और C4 C2, u फंक्शन ऑफ x कॉमा टी इक्वल्स टू C4 को हटा रहे हैं, साइन एन पाई हटा नहीं रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं, एन पाई एक्स बाई एल इंटू, अब जरा देखो, C4 इंटू C1 को मैंने लिख दिया कैपिटल ए, कॉस एन पाई वी टी अपॉन एल, प्लस C4 C2 को लिख दिया मैंने कैपिटल बी, ये नीचे कंसिडर कर देंगे, लिख देंगे साइन एन पाई वी टी अपॉन एल, ये टी है,
क्लियर? तो ये आ गया सॉल्यूशन जब मैंने दूसरा कंडीशन लगाया, बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो आप इसे लिख लो, x इक्वल टू एल जब अप्लाई किया, ये आ गया सॉल्यूशन 11b। क्लियर यहां तक? अब हमें अप्लाई करना है इनिशियल कंडीशन। ये भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन, ये देखो को दिया है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, देखो यहाँ पे, मतलब यू एक्स कॉमा जीरो, मतलब टी जीरो पुट करके इनिशियल कंडीशन क्या होगा, टी जीरो पे एफ एक्स डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो, यूजिंग इनिशियल कंडीशन यूजिंग इनिशियल कंडीशन लिख देते हैं जो दिया हुआ था। वो दिया था डेल यू बाई डेल टी partial differentiation of u with respect to time t equal to 0 at t equal to 0। t 0 पे डेल यू बाई डेल टी क्या है, 0 है। नो बाय, अभी कौन सा फाइनल इक्वेशन है, 11b। बाय इक्वेशन 11b, उस इक्वेशन से हम u निकाल चुके हैं, तो हम क्यों ना उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लें। डेल यू बाई डेल टी, देखो इस इक्वेशन को पार्सली डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, और फिर डेल यू बाई डेल टी को 0 पुट कर दो। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, देखो। तो डेल यू बाई डेल टी मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट, डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन एन पाई एक्स, मतलब पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हो ना टी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाला टर्म कांस्टेंट होगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो है टी वाला फंक्शन है था सारा, तो ए माइनस कॉस था तो माइनस साइन हो जाएगा, एन पाई वी टी करेक्ट है, अपॉन एल फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इंटू एन पाई वी अपॉन एल, टी का 1 हो गया, डिफ्रेंशिएशन प्लस बी, दूसरा साइन था तो साइन का कॉस होता है, कॉस एन पाई वी वी टी बाई एल इंटू एन पाई वी अपॉन एल। तो डेल यू बाई डेल टी एट टी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, अब टी जहां जाए वहां वहां 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा साइन, इसमें कोई टी तो है नहीं, तो एन पाई एक्स बाई एल लिख लेते हैं, एन पाई एक्स अपॉन एल। अब आ जाए ब्रैकेट के अंदर, तो ये देखो यहाँ टी है ना, टी की वैल्यू 0 पुट करोगे साइन 0 0 होता है, ये पूरा ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब इसमें भी टी है, देखो यहाँ पे टी है, तो cos 0 1 होता है, तो ये तो रह जाएगा, ये आ जाएगा b इंटू कॉस, कॉस हो गया 1, कॉस का वैल्यू बच जाएगा एन पाई वी बाई एल, तो बी एन पाई वी
अपॉन एल, ये बच जाएगा। और ये इक्वल टू जीरो क्यों लिखेंगे? क्योंकि डेल यू बाई डेल टी का वैल्यू तो जीरो है टी जीरो पे, तो मैंने जीरो लिख दिया। ओके, तो क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसा समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब यहां से देखो डायरेक्टली बी निकल गया हमारा, बी निकाल लिए हम लोग, बी सॉल्व हो गया, बी आ गया जीरो। ओके, तो फिर कंप्लीट सॉल्यूशन फिर लिखते हैं। हैंस हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन इज, अब बी की वैल्यू जीरो पुट कर दो 11 बी इक्वेशन में। 11 बी था ना लास्ट सॉल्यूशन हमारा। हाँ, 11 बी में जहां पर बी है ये वाला पार्ट देखो, यानी यहाँ पे ये देख रहे हो, तो इस बी को जीरो पुट कर दो, वो वाला पार्ट ही जीरो हो जाएगा फिर तो। ठीक है, आइए आइए, तो ये आ जाएगा u फंक्शन ऑफ x कॉमा टी इक्वल्स टू a साइन n पाई x अपॉन l इंटू कॉस n पाई वी टी अपॉन l। ये आ गया 11 सी, ये आ गया सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जब मैंने इनिशियल कंडीशन लगाया तो सॉल्यूशन क्या मिला? ये मिला। सारा कंडीशन लगाते हुए आगे बढ़ना है आपको, ठीक है, और सॉल्यूशन को मॉडिफाई करते जाना है, जो सॉल्यूशन वाला फाइनल इक्वेशन है। याद रहे एन की वैल्यू क्या लेना है आपको, एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। ये जो आया, हम अगर एन की वैल्यू जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वन से यहां पर लिखिए, चलिए ठीक है। अब दियर, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन आया, ए साइन एन पाई एक्स बाय एल कॉस एन पाई वी टी बाय एल, तो एन की वैल्यू वन पुट करो, एन की वैल्यू टू पुट करो, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस यहां पर मिलेंगे, एन सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा इस वेव इक्वेशन का, वो क्या होगा, यहां पर पहले लिख दें। देयर आर so many there are so many solutions मतलब n सॉल्यूशंस लिख ली, n सॉल्यूशंस। ओके, तो एंड, तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक जनरल सॉल्यूशन यहां लिखना होगा। जनरल सॉल्यूशन जो होता है, अब मैं जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखूंगा, एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन
ये होता है u फंक्शन ऑफ एक्स टी। अब देखो ये जो मैंने इक्वेशन लाया है, जरा ध्यान देना, 11C, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, ठीक है ना, और जो भी वैल्यू आता है उसे प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, आप टू इन्फिनिटी तक जाओ। तो फिर इसे हम कैसे लिखेंगे? समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ, मतलब मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, आपको डायरेक्ट ही लिखना भी है। तो ये हो जाएगा ए एन, मतलब फर्स्ट में ए की वैल्यू मिलेगा A1, A2, A3, तो ए एन साइन, वैल्यू निकालेंगे बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, कॉस एन पाई वी टी बाई एल, ठीक है। तो ये हमारा आया फाइनल सॉल्यूशन, मतलब ये फाइनल का मतलब इस केस में, मतलब जब हम अप्लाई कर दिए वाला कंडीशन, तो इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन नंबर, क्या कहोगे, 11D। ठीक है। अब ए एन कैसे निकालोगे? ए एन कैसे निकालोगे? मैंने एक चीज गलती कर दिया यहाँ पे, अब तो चलो रहने दो, ठीक है। क्यों ना मैं चला जाऊं इसको लेकर के 1 2 3 4 5, ठीक है। नॉट टू फाइंड, हाँ इसे इसे लिख लेते हैं, ये n इक्वल टू 1 to ∞, ठीक है। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन, तो अब यहां पे लगाओ कंडीशन u x कॉमा 0, ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to ∞ ए एन साइन, अब t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कॉस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन n पाई x अपॉन एल। अब बताओ ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ x पे ही तो डिपेंड कर रहा है, मतलब ये किसका फंक्शन है? ये x का ही तो फंक्शन है, ठीक है। दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ, मतलब n को कहीं से भी 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया ए एन साइन n पाई x अपॉन एल। अब दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन ऑफ m पाई x बाय एल से। अब उसे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बाय साइन ऑफ m pi x upon l, and then integrating with respect to x का फंक्शन है with respect to x between limits अब क्या था कंडीशन, लिमिट क्या लेना है x के लिए, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ था ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l है। अब दोनों साइड साइन ऑफ m पाई x बाय l से मल्टीप्लाई करना है और हमें इंटीग्रेट करना है, तो करते हैं 0 टू l। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था fx, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो साइन ऑफ साइन m पाई x अपॉन l से dx इक्वल्स टू समेशन ऑफ n की वैल्यू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लेके जाना है, ठीक है। तो ये an ले लो, ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू l साइन ऑफ n पाई x l साइन ऑफ साइन ऑफ m, मल्टीप्लाई करना था n m पाई x अपॉन l से टू dx, ठीक है। एक मिनट, यहाँ मैंने ये 0 लिख दिया है, ये 1 ही है, n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने m लिखा है, m याद रखना, m कोई एक फिक्स्ड नंबर है, m जो है m इज अ फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर। n चेंज कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी, लेकिन m क्या है, एक मैंने फिक्स्ड नंबर ले लिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि n इक्वल टू m कहीं ना कहीं तो होगा, जैसे तुम n से इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाओगे, n से लेके इन्फिनिटी तक में कोई एक वैल्यू ऐसा होगा, कोई एक वैल्यू n का ऐसा होगा जो कि m के इक्वल होगा, क्योंकि m तो एक फिक्स नंबर है, कुछ भी हो सकता है ना, 1 और इन्फिनिटी के बीच में m तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब n चेंज करेगा 1 से इन्फिनिटी के टूवर्ड्स, तो कहीं ना कहीं एक n की कोई एक वैल्यू ऐसा आएगा जहां पर वो m के इक्वल हो। समझ में आ रहा है? आगे समझ में कि n इक्वल टू m होगा इंटीग्रल, इस इंटीग्रल में जो है n m के इक्वल होगा एक खास वैल्यू पे, ठीक है। मैं यहां लिख दूं n विल बी इक्वल टू m
ये होगा विल बी इक्वल एट अ पर्टिकुलर वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो अब यहां पर इंटीग्रल के एक मिनट, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल यहां लिखना है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल के एक पर्टिकुलर खास मतलब एक खास वैल्यू पे, पर्टिकुलर वैल्यू पे n इक्वल टू m होगा। ठीक है, और वो एक ही वैल्यू होगा कोई। क्लियर है? तो क्योंकि ये जो इंटीग्रल है 0 to L साइन n पाई x बाय L इंटू साइन m पाई x बाय L इंटू dx, ये इक्वल टू, अब देखो ये इक्वल टू क्या होगा, तो ये इक्वल टू होगा L/2। ऐसा तब होगा जब m इक्वल टू n होगा, और जीरो कब होगा, जब m और n इक्वल नहीं होगा। ठीक है, समझिए इसे। मतलब दिस इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन 0 to L fx साइन ऑफ m पाई x अपॉन L dx इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप इसे, ए एम L/2। तो फिर ए एम जो होगा, ए एम इक्वल टू क्या लिखोगे फिर, तो ए एम इक्वल टू हो जाएगा 2/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L समय इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L fx साइन m पाई x अपॉन L टू dx। क्लियर? तो फिर अगर m के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, मतलब m तो एक फिक्स नंबर है, तो am अगर इतना आया, तो फिर an को क्या लिखोगे, तो दिस इंप्लाई दैट an इक्वल्स टू 2/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L fx साइन ऑफ n पाई x अपॉन L इंटू dx। तो ये निकल गया an का वैल्यू। क्लियर? फाइनली the general solution the general solution of
वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन one dimensional wave equation u function of x comma t equals to summation of an sin n pi x upon L into cos n pi Vt upon L, n equals to 1 to infinity where an equals to 2 upon L 0 to L function of x fx sin n pi x upon L dx। तो ये फाइनल सॉल्यूशन है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। देखो ये सॉल्यूशन काफी लेंदी था, ये मतलब पूरा टॉपिक ही है एक, ये क्वेश्चन लेकर के आपको वेव इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है, पूरा वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, अगर कहीं किसी पॉइंट पे डाउट हो, नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, अब देखो असाइनमेंट जो आपका आया है इग्नू का, अगर उस असाइनमेंट की मैं बात करूं, 25 ये असाइनमेंट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए है, इसका सॉल्यूशन अब आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मैं असाइनमेंट भी सॉल्व करूंगा, मतलब आपको असाइनमेंट का भी सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरे चैनल के थ्रू। इसी चैनल के थ्रू आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दूं। ठीक है, ये टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ तक है, यहाँ तक है। अब ये कितने क्वेश्चंस हैं, ये पूरा अपलोड कर देंगे हम, तो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो आज की कहानी खत्म करते हैं, आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है। अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।